प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी उचित ताड़ना के अधिकारी। यहीं ये भी लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लोग अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार इस चीज़ को देखते हैं और समझते हैं, लेकिन आज बड़ा मुद्दा ये है कि महिलाएं, और ख़ासकर महिलाएं जो पहलवान के रूप में देश का नाम रोशन कर रही हैं, यानी विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और दूसरे पहलवानों के साथ पूरी रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं उन पर उन्होंने आरोप लगाया है। और इसके लिए उनकी 2-2.5 दिन तक लंबी हड़ताल चली और उसके बाद उस हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया। हर बार की तरह समिति जैसे बनती है सरकार की, उसी तरीके से इस बार भी समिति बैठा दी गई है। हालांकि इसकी जो चेयरमैन है जो कमेटी की, वो है मैरी कॉम। तो देखते हैं आगे चेयरमैन जो कमेटी की हैं, और सारी कमेटी 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी तो क्या रिपोर्ट देती है। लेकिन मसला सिर्फ यही नहीं रुकता, ये तो यहाँ तक की बात है। देखिए, दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, वो कुछ दिन पहले दिल्ली इंडिया गेट के पास में खड़ी हुई थी और वहाँ पे उनके साथ उनके हाथ को खींच कर के कार के अंदर, जो कार का जो मिरर होता है उसके अंदर फंस गया था उनका हाथ और कुछ दूर तक के कार गई। तो जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष का ये हाल है तो वुमेन सेफ्टी न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में आज चर्चा का विषय है। तो आज हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे वुमेन सेफ्टी इन इंडिया के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा की हम बात करें तो 2011 में जहां 2,28,650 केसेस दर्ज थे महिलाओं पर उत्पीड़न के, क्राइम के, वहीं 2021 में 10 साल बाद 4,28,278 केस रिपोर्ट किए गए हैं। कहने का मतलब 87% की इंक्रीज आई है महिलाओं के खिलाफ क्राइम के अंदर। तो देखिए, ये जो 87% का इंक्रीज हुआ है, ये पूरी पिक्चर इसलिए नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि ये हर दिन, हर मिनट, हर घंटे में जो चीज़ हो रही है उसकी जानकारी नहीं दे पा रहा है। हर 3 मिनट में एक महिला के खिलाफ क्राइम होता है जो रिकॉर्ड होता है। 1 घंटे के अंदर 2 महिलाएं सेक्सुअली असॉल्ट यानी यौन हिंसा का शिकार होती हैं और हर 6 घंटे में एक नवविवाहिता या तो मर जाती है या तो सुसाइड करने के लिए या आत्महत्या करने के लिए वो प्रेरित हो जाती है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे देश में घरेलू हिंसा में लगभग 30% जो महिलाएं हैं, प्रिसाइसली बात करूं तो 28.4% जो महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा का जो शिकार है उसमें वो प्रेग्नेंट महिलाएं। ये बड़ी शर्म की बात है। और WHO के द्वारा एक सर्वे किया गया था जिसमें ये पता चला कि 40 से 60% जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। तो देखते हैं डेटा और ग्राफ की हम बात करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डेटा है कि किस तरीके से 2016 से लेकर के अब तक के महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स का रेट बढ़ा है। आप ग्राफ में देख सकते हैं। यदि मैं रेप केसेस की बात करूं तो 2020 के बाद में थोड़ा सा ड्रॉप आया था और उसके बाद फिर ये रेट बढ़ा है। ये कोविड का भी समय था और लॉकडाउन का भी समय था। इसके बाद में यदि हम बात करें आगे तो किडनैपिंग और एब्डक्शन यानी अपहरण की जो घटनाएं हैं उनमें भी लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। ये सारे ऑफिशियल डेटा हैं NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। देखिए, भारत में 6 साल पहले एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मी टू मूवमेंट, जहां एक बड़े एक्टर्स के लिए और धीरे से ये शुरुआत हुई कि महिलाओं ने फिर आरोप लगाना शुरू किया कि कहीं ना कहीं वो भी यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं। अब 2 इसमें टर्मिनोलॉजी हैं, यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट और यौन हिंसा यानी सेक्सुअल असॉल्ट। हम डिटेल में समझते हैं दोनों चीज़ें क्या क्या हैं। देखिए, यदि हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें यानी जिसे हिंदी में हम यौन उत्पीड़न कहते हैं, तो यौन उत्पीड़न किसी भी प्रकार की वो चीज़ है जो किसी फेवर के एक्सचेंज में, कहने का मतलब किसी चीज़ के एक्सचेंज में एक किसी भी वो लिंग का हो सकता है, विपरीत लिंग के खिलाफ की जाती है। और उसके अंदर यदि मैं बात करूं तो वो इनएप्रोप्रिएट चीज़ें होती हैं और जो एक सेक्सुअल एब्यूज से लेकर के असॉल्ट तक भी हो सकती है। कहने का मतलब यौन उत्पीड़न शुरू हो करके यौन हिंसा का भी रूप ले सकता है। और
देखिए ये अलग अलग सोशल सेटिंग में हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है, होम में हो सकता है। जैसे इस वाले केस की बात करें यदि हम, तो ये जो घटनाएं हुई हैं ये लगातार जो कोचेज हैं उनके ऊपर, जो एक पुराने हमारे खिलाड़ी थे जो अभी खेल मंत्री भी थे पंजाब के, उनके भी खिलाफ आरोप लगा। तो कोचेस के ऊपर, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं कि जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं या कुछ फेवर लेना होता है या बाहर भेजना होता है खेलने के लिए, तो वो तब वो ऐसे फेवर की मांग कहते हैं। कहने का मतलब सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा है उनके ऊपर। तो आगे देखते हैं कि यदि सेक्सुअल असॉल्ट की हम बात करें तो क्या होगा। सेक्सुअल असॉल्ट में बेसिकली अनवांटेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की बात हो रही है, यानी यौन हिंसा तभी होगी जब अनवांटेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा किसी प्रकार का। और नेशनल सेंटर फॉर विक्टिम ऑफ क्राइम कहता है कि सेक्सुअल असॉल्ट जो है अटैक के साथ में रेप या फिर अटेम्प्टेड रेप का भी फॉर्म ले सकता है, और आने वाले समय में या फिर ये कोई अनवांटेड सेक्सुअल कांटेक्ट या थ्रेट का भी रूप ले सकता है। कहने का मतलब जहां पर पर्सन का, उस दूसरे पर्सन का कंसेंट इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष के द्वारा महिला पर यौन उत्पीड़न या यौन हिंसा का आरोप रख सकता है। हमारा कानून ये कहता है कि चाहे कोई भी लिंग का व्यक्ति हो, दूसरे विपरीत लिंग के या फिर सेम लिंग के व्यक्ति पर वो यौन उत्पीड़न या यौन हिंसा कर सकता है। तो कानून में ये प्रावधान है। लेकिन यहाँ जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस है वो महिला वर्सेस पुरुष का सामने दिखाई दे रहा है, और इसलिए आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि वुमेन कितनी सेफ है भारत के अंदर। देखिए यदि आप सेक्सुअल हरासमेंट टाइप करेंगे गूगल में तो आपको उसकी डेफिनेशन दिखाई देगी, लेकिन यदि आप सेक्सुअल असॉल्ट टाइप करेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि हेल्प इज अवेलेबल, और आपको ये सामने क्राइसिस लाइन का नंबर दिखाई देगा। कहने का मतलब देखिए कि ये कितना बड़ा मुद्दा है कि यदि कोई सेक्सुअल असॉल्ट डालता है तो तुरंत उसको एक नंबर प्रोवाइड होता है, एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड होता है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन से भी वो जुड़ सकता है, उसका भी हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है जो सीधा उसको उस हेल्पलाइन से कनेक्ट करेगा, जहाँ एग्रीव्ड वुमेन जो है अपने अधिकार की मांग कर सकती है और अपनी घटना, अपने साथ जो घटना हुई है उसको बता सकती है। देखते हैं कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, संविधान में उसके लिए क्या नियम है। तो संविधान ये कहता है कि यौन उत्पीड़न न सिर्फ एक डिस्क्रिमिनेशन है बल्कि ये संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों और मानव अधिकारों का भी हनन है। ठीक है, तो जो मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसके भी ये खिलाफ है। हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स इसके अंतर्गत आते हैं। कहीं ना कहीं यदि ये राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी जो हमारा समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, वो ये कहता है कि सभी लोगों को समान रूप से काम करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, और राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू वुमेन एट द वर्क प्लेस, यानी वर्क प्लेस पे जो कार्यस्थल है वहां उसको लगातार सही वैसी ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जैसे पुरुषों को मिलती हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये इसके अंतर्गत आती है। कहने का मतलब यदि किसी वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है उससे कहीं ना कहीं उसका सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ रुकता है तो ऐसी घटना सेक्सुअल हरासमेंट कहलाती है। और संविधान में कौन कौन से इसके आर्टिकल हैं ये हम देखते हैं, और इसमें संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 1G, ये तीनों आर्टिकल्स प्रमुख रूप से सामने आते हैं, जिन आर्टिकल्स का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजंस में किया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा भंवरी देवी केस के ऊपर। देखिए भंवरी देवी जो थी वो राजस्थान के एक छोटे से गांव की महिला थी जो एक राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय थी, और उन्होंने राजस्थान में अक्खा तीज करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है और बहुत सारे बाल विवाह होते हैं। तो उन्होंने बाल विवाह को रोकने की कोशिश की थी एज अ वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम की वर्कर के तौर पर, और उनके साथ में ये भयानक घटना हुई कि जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे उनको उनका ये रोकना पसंद नहीं आया और ये भीषण रेप का शिकार हुई और बाद में इनकी हत्या भी कर दी गई। लेकिन इसके बाद में एक विशाखा नाम का ग्रुप बना महिलाओं का, जिन्होंने एक PIL फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, जिसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कहने का मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि ये एक संदर्भित केस है और इसके अंतर्गत कोई कार्रवाई होना चाहिए तो वो PIL फाइल कर सकता है। तो विशाखा ग्रुप ने PIL फाइल किया, और विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 के केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार माना कि सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, यानी यौन हिंसा के लिए, यौन उत्पीड़न के लिए पहली बार गाइडलाइंस जारी की। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस लैंडमार्क जजमेंट के अंतर्गत कि
जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। कौन कौन से? तो आर्टिकल 14, 15, 19 1G और आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ के भी ये खिलाफ है, यानी ये राइट टू फ्रीडम के भी खिलाफ है। तो राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट टू लाइफ के ये खिलाफ है। जब भी फंडामेंटल जो राइट्स हैं, हमारे मूल अधिकार है, यदि उनका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट सामने आता है। और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ जो लॉज हैं वो इस तरीके के नहीं है कि जो वर्क प्लेसेस में सेक्सुअल हरासमेंट को रोक सकें, और इसीलिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए एक गाइडलाइन जारी होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन रुके, महिलाओं के खिलाफ जो हो रहा है इस प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट रुके और जो महिलाएं हैं उनको उचित न्याय मिल सके। तो सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट एक पारित हुआ विशाखा गाइडलाइंस के बाद में। विशाखा गाइडलाइंस में बेसिकली बोला गया था कि ये ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर, यानी जो व्यक्ति जिसके यहाँ जिस संस्थान में वो महिला काम करती है उसकी ये ड्यूटी बनेगी कि वो प्रिवेंटिव स्टेप्स ले, ठीक है ना, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। और यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसकी पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चले, उसका प्रॉपर कंप्लेंट मैकेनिज्म हो और थर्ड पार्टी हरासमेंट ना हो। कहने का मतलब जो व्यक्ति गुनाहगार है उसके तरफ से हरासमेंट ना हो, ये भी कौन इंश्योर करेगा? एम्प्लॉयर इंश्योर करेगा। साथ ही साथ पूरे कंप्लेंट मैकेनिज्म में यानी पुलिस और न्याय तक जाने में वो महिला की मदद करेगा। इसके बाद इस एक्ट को और आगे बढ़ाया गया 2013 में, जहां गवर्नमेंट ने प्रॉपरली एक एक्ट निकाला। यानी जब एक बिल पास होता है संविधान की संसद से तो उसके बाद वो एक एक्ट बनता है जहां सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट लाया गया। तो विशाखा जजमेंट को आगे बढ़ाते हुए ये कहा गया कि प्रॉपरली यहाँ पे प्रिवेंशन तो होगा ही, प्रिवेंशन यानी रोका तो जाएगा, लेकिन उसका प्रोहिबिशन भी होगा और उसका रिड्रेसल भी होगा। कहने का मतलब कि ये इसको एक जुर्म के रूप में दर्ज किया जाएगा और जो इसके स्कोप को बढ़ा दिया गया और कहा गया कि जो एग्रीव्ड वुमेन होगी, जो पीड़ित महिला होगी, उसको सारे प्रकार का न्याय मिलेगा। आपने सुना होगा वन स्टॉप सेंटर के बारे में, जहां महिलाओं को पुलिस के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा और न्यायपालिका के द्वारा पूरा जो है उपचार मिलता है। और एप्रोप्रिएट यहाँ पे गवर्नमेंट काम करेगी, जहाँ पे उसकी जो कंप्लेंट है, उसकी जो प्रोसीजर है उसमें यह देखा जाएगा कि उसको किसी प्रकार की भी दिक्कत ना आए उसके वर्क प्लेस में और उसके एम्प्लॉय को। साथ ही साथ में ये कहा गया कि सेक्शन 3(1) के अंतर्गत ये जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है कि सेक्सुअल ऑफेंस, यदि इस तरीके की सेक्सुअल असॉल्ट होती है तो वहां ये पूरा लॉ काम करेगा। सेक्शन 3(1) उसके अगेंस्ट काम करेगा और 3 हफ्ते के अंदर 3 वीक के अंदर कंप्लेन जरूर से जरूर रजिस्टर होगी जांच करने के बाद। तो यहाँ इसने स्कोप को बढ़ाया, विशाखा गाइडलाइंस के स्कोप को बढ़ाया इस एक्ट ने, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो आज यहाँ इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं तो वहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं। इस पर्टिकुलर हम केस की बात करें तो हम जानते हैं कि इसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं और सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन यदि कानून अपना सही तरीके से काम करे तो ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन बार बार हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो सरकार के द्वारा इसके लिए क्या क्या प्रावधान है। तो 181 में वुमेन्स हेल्पलाइन है, ठीक है ना। आगे यदि हम बात करें तो साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन, यानी साइबर क्राइम किसी प्रकार की होती है, यदि हम देखते हैं कि फेसबुक में और इस तरीके की फोटो लीक वगैरह की जो घटनाएं सामने आती हैं तो उसको रोकने के लिए है। इसके अलावा इंडियन रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली लॉन्च किया गया है, जहां जो महिला आरपीएफ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उनकी जो महिलाएं हैं वो महिलाओं से आकर के मिलेंगी और एक 182 करके जो इनकी हेल्पलाइन है उसमें वो कभी भी कॉल कर सकती हैं यदि रेल परिसर में या ट्रेन में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो। और निर्भया को कौन भूल सकता है। उसके बाद एक निर्भया फंड बनाया गया था, जहां पे निर्भया फंड के अंतर्गत 34 प्रोजेक्ट लाए गए 9,000 करोड़ से ऊपर के, लेकिन दिक्कत यह है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मात्र आज तक 30% जो है निर्भया फंड का खर्च हो पाया। हालांकि ये एक नॉन लैप्सेबल फंड है, इसका मतलब कि ये जो फंड है वो दूसरी जगह नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, सही तरीके से उसका डिस्पोजल नहीं हो पाया। 2-3 राज्यों को छोड़ दें, यदि मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ की बात करूं, यदि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की बात करूं, तो इन दोनों राज्यों के अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं वो बहुत पीछे हैं निर्भया फंड को खर्च करने में। और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यदि महिलाओं को न्याय लेट से भी मिलता है, जैसे भंवरी देवी के केस में हुआ था कि जब तक उनको न्याय मिलता तो वो गवाह को छुपाने के लिए उनको मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो यदि जस्टिस डिले होगा तो कहीं ना कहीं जस्टिस डिनाई होगा। कहने का मतलब यदि न्याय में देरी होगी तो फिर
हमारी जो महिलाएं हैं वो कैसे सुरक्षित होंगी। तो हमको सोचना होगा कि कस्में खाने से कुछ ना होगा, वादे निभाने से कुछ ना होगा, कस्में खाने से कुछ ना होगा, वादे निभाने से कुछ ना होगा। ज़रूरत नहीं है कोई कारवां रचने की, ज़रूरत है तो सिर्फ इंसान बनने की, ज़रूरत है तो सिर्फ इंसान बनने की। मानवता के नाते, हमारी माताओं और बहनों के नाते हम सबको ये सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। कंपटीशन कम्युनिटी के यूपीएससी चैनल पर आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।